बहुत समय पहले की बात है। सुदूर उत्तर भारत में जंगलों और पहाड़ों के बीच एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक महान शासक राजा भानु प्रताप अपनी रानी चित्रलेखा के साथ राज करते थे। राजा के शासन में चारों ओर समृद्धि, हरियाली और सौहार्द का वातावरण था। उनके शासन में प्रजा ही नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले पशु पक्षी भी आनंद और शांति से जीवन जीते थे। सभी लोग कितने खुश हैं। वाह। महामंत्री, हमें अपनी प्रजा को खुश देखकर काफी प्रसन्नता होती है। आप सभी लोग इसी तरह काम करते रहिए ताकि प्रजा को कोई भी परेशानी ना हो। ध्यान रहे, प्रजा की भलाई में ही हम सबकी भलाई है। राजन अपनी प्रजा को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते थे, लेकिन एक बात थी जो राजा को हमेशा परेशान करती थी, और वो ये थी कि राजा की कोई भी संतान नहीं थी। राजन इस बात को लेकर अकेले अकेले काफी दुखी रहते थे। क्या बात है महाराज, आप काफी परेशान से लग रहे हैं। क्या बताऊं महारानी, जब मैं चारों तरफ देखता हूँ, ये राज्य, ये प्रजा, इनकी खुशी, ये सब देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। परंतु महारानी, हमारी कोई भी संतान नहीं है। ये बात सोचकर मैं अंदर से टूटता जाता हूँ। पता नहीं हमारे बाद हमारे राज्य को कौन संभालेगा। आप चिंता ना करें महाराज। मैंने सुना है यहाँ से कोसों दूर पहाड़ों में घने जंगलों के बीच परिताल नामक एक जगह है, जहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। सुना है जो भी उनके पास सच्चे दिल से मांगने जाता है, वो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या सच में महारानी? जी हाँ महाराज। तो ठीक है, हम आज ही परिताल के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है महाराज। महाराज और महारानी बिना कोई देरी किए अपने सैनिकों सहित परिताल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चलते चलते राजा काफी दूर आ गए थे। उनका रथ इतनी तेज गति से चल रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। अब वो ऐसे स्थान पे पहुंच गए थे जहां से रथ को आगे ले जाना मुश्किल था। महारानी, अब हमें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। जैसा आप कहें महाराज। मुझे लगता है शायद हमें उस पहाड़ी के पार जाना होगा। हमें जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने होंगे ताकि अंधेरा होने तक वापस भी आ सके। वैसे महाराज, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। ये पहाड़, जंगल, नदी, मन करता है यही बस जाए। महारानी, अगर हम यहाँ बस जाएंगे तो फिर हमारा राज्य कौन संभालेगा? महाराज और महारानी जंगल, पहाड़, नदी और अनेक बाधाओं को पार करके आखिरकार परिताल पहुंच ही गए। लगता है यही वो महात्मा है। चलो उनके पास चलते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भवा। बताइए राजन, आज कैसे आना हुआ? मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ, और मुझे यकीन है कि आपके आशीर्वाद से मेरी इस समस्या का हल अवश्य होगा। अवश्य, कहिए राजन। महाराज ऋषि को अपनी सारी बातें बताते हैं और उनसे एक संतान का वर मांगते हैं। ऋषि महाराज की बातें ध्यान से सुनते हैं और उनके द्वारा जन कल्याण में किए गए कार्य से काफी प्रभावित होते हैं। वे प्रसन्न होकर उन दोनों को एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान संतान का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद प्राप्त कर दोनों वहां से अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर देते हैं। कुछ समय बाद ऋषि के आशीर्वाद से महाराज और महारानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। ओले ले, जरा देखो तो कितना प्यारा है। महाराज और महारानी इस खुशी में प्रजा को कपड़े, कंबल और सोना चांदी के जवाहरात बांटते हैं। महाराज अपने पुत्र को राजकुमार घोषित कर देते हैं। पूरे राज्य में खुशी की लहर छा जाती है। परंतु महाराज के दो मंत्री क्रूर सिंह और अक्रूर सिंह इस बात से बहुत दुखी थे।
वे भीतर ही भीतर जल रहे थे, क्योंकि वो महाराज का राज्य हड़पना चाहते थे। देखते देखते समय बीतता गया। राजकुमार अब बड़े होने लगे। उनमें खेलने कूदने की इच्छा जागने लगी, परंतु महारानी राजकुमार को किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने नहीं देती थी, क्योंकि राजकुमार रंग रूप में बाकी बच्चों से काफी सुंदर थे। वे अब अकेले अकेले काफी दुखी रहने लगे, क्योंकि उनका कोई भी दोस्त नहीं था। एक दिन राजकुमार अपने आंगन में अकेले गुमसुम बैठे थे। तभी वहां पर एक काला कौवा आता है। राजकुमार उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वे उस कौवे से बिना किसी भेदभाव के दोस्ती कर लेते हैं। अब दोनों रोज मिलते, खेलते कूदते और खूब मौज मस्ती करते थे। राजकुमार अब काफी खुश रहने लगे। वह कौवा उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। लेकिन फिर एक दिन महारानी दोनों को साथ खेलते हुए देख लेती है। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे ही किसी के साथ मत खेला करो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुम एक राजकुमार हो और इन सबसे सुंदर भी हो। ये सब तुम्हारे बराबर के नहीं हैं। रानी उनको बहुत सुनाती है और उनका उस कौवे के साथ खेलना बंद करा देती है। इसी बीच राजा के मंत्री क्रूर सिंह और अक्रूर सिंह एक षड्यंत्र रचते हैं। वे राजकुमार का अपहरण करके उन्हें दूर के एक जंगल में छिपा देते हैं। राजकुमार, राजकुमार, बेटा कहाँ हो तुम? चलो अब जल्दी से सामने आ जाओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जब रानी राजकुमार को ढूंढती है तो वे कहीं नहीं मिलते हैं। और मिलते भी कैसे? उन्हें तो अपहरण करके दूर जंगल में जो रखा गया था। सैनिकों, जल्दी जाओ और राजकुमार का पता लगाओ। कुछ लोग इस दिशा में जाओ और कुछ उस दिशा में। चलो, जल्दी करो। महाराज अपने सभी सैनिकों को राजकुमार की खोज करने में लगा देते हैं। चारों तरफ राजकुमार की खोज की जाती है, परंतु उनका कुछ भी पता नहीं मिल पाता है। महाराज और महारानी अब काफी व्याकुल हो गए थे। पता नहीं हमारा बच्चा किस हालत में होगा, भूखा प्यासा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आप कुछ कीजिए ना महाराज। महारानी राजकुमार की खोज में सभी सैनिक गए हुए हैं। आप चिंता न करें, वे कोई न कोई सूचना अवश्य ही लेकर आएंगे। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कौवा उनके आंगन में आता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। अरे, ये तो वही कौवा है जो राजकुमार के साथ खेलता था। लगता है ये जरूर कुछ जानता है और हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो, इसके साथ चलते हैं। महाराज और महारानी बिना कुछ सोचे समझे उस कौवे के पीछे पीछे चल देते हैं। वे इतनी जल्दी में होते हैं कि अपने सैनिकों को भी साथ ले जाना भूल जाते हैं। चलते चलते वे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां राजकुमार को बंदी बनाकर रखा गया था। माँ, पिताजी, छोड़ो मुझे। तुम दोनों की ये हिम्मत! चुपचाप मेरे पुत्र को मेरे हवाले कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वे दोनों मंत्री राजकुमार को छोड़ने की बजाय महाराज और महारानी को भी बंदी बना लेते हैं। परंतु वह कौवा, जो कि राजकुमार का दोस्त था, दूर से यह सब देख रहा होता है। वह अपने कई साथियों को बुला लेता है। सभी कौवे मिलकर उन दोनों मंत्रियों के ऊपर धावा बोल देते हैं। इतनी देर में राजा के सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। वे उन तीनों को छुड़ा लेते हैं। महाराज अपने सैनिकों को उन दोनों मंत्रियों को बंदी बनाने का आदेश देते हैं और उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं। अब रानी की आंखें खुल गई थी। उन्हें समझ आ जाता है कि आज उस कौवे की वजह से ही राजकुमार की जान बची है। उन्हें समझ आ गया था कि दोस्ती न रंग देखती है न रूप। सच्चा दोस्त वही होता है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। अब वे अपने राजमहल पहुंचकर उस कौवे और उसके साथी कौवों का खूब आदर सत्कार करती है।
और उन्हें खूब सारे पकवान बनाकर खिलाती है। इस प्रकार संपूर्ण राज्य फिर से खुशहाल हो जाता है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें 3 बहुत सुंदर और गहरी सीख मिलती है। पहली, सच्ची दोस्ती रूप या रंग नहीं देखती। सच्चा मित्र वही होता है जो दिल से जुड़ा हो। कौवा बदसूरत समझा गया, लेकिन वही सबसे भरोसेमंद और निस्वार्थ दोस्त साबित हुआ। दूसरी, अकेलापन बच्चों के मन को तोड़ देता है। राजकुमार को बच्चों से दूर रखने के कारण वह उदास रहने लगे। हर बच्चे को खेलने, दोस्तों के साथ रहने और भावनाएं बांटने की जरूरत होती है। तीसरी, बुराई हमेशा अच्छाई और एकता के सामने हार जाती है। मंत्री ताकतवर थे, लेकिन सच और एकता के सामने टिक नहीं पाए। कौवों की एकजुटता और राजा के सैनिकों की मदद से न्याय की जीत हुई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।